सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रूबरू। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं वरिष्ठ IAS अधिकारी और ज़िलाधिकारी उधम सिंह नगर श्री युगल किशोर पंत। पंत जी, टीवी न्यूज़ वायरस में आपका स्वागत है। और उधम सिंह नगर यानी कि नाम से ही संकेत आ रहा है कि उधम, हर आदमी उम्मीद कर रहा था कि सुपर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है उधम सिंह नगर, और यहाँ पे आपके जैसा सौम्य व्यवहार कुशल व्यक्ति कैसे संभालेगा। आपने बिना सख्ती किए सिर्फ अपनी प्रशासनिक क्षमताओं से बड़े सुकून के साथ में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करा दिया। इसका श्रेय प्रशासनिक क्षमताओं को देंगे, यहाँ की जनता को। किस तरीके से, क्या विज़न रहा आपका? जो ये निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, इसका श्रेय जो टीम है निर्वाचन की उसको जाता है, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर मशीन है उसको जाता है, और जनता को जाता है कि जिन्होंने शांतिपूर्वक तौर से मतदान किया। पंत जी, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए, ख़ास तौर से जिलाधिकारी के लिए विधानसभा चुनाव में उंगलियां अक्सर उठती हैं, और एक मुद्दा बार बार उठता है कि EVM मशीनें गड़बड़ की जा सकती हैं, गड़बड़ी हो सकती है। बतौर जिलाधिकारी मैं आपकी ये राय जानना चाहता हूँ, इस तरह के जो आरोप बीच बीच में उठते हैं, ये दिमागी फतूर होता है? इसकी टेक्निकल सीक्वेंस क्या होता है? किस तरीके से काम किया जाता है? जो हमारी EVMs है वो सेफ़ एंड सिक्योर हैं, और क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनीज़ के द्वारा ही डिज़ाइन की गई हैं, बनाई गई हैं, और उसके अलावा इनकी जो टेस्टिंग होती है मशीन की, वो फ्री एंड फेयर होती है। साथ साथ जब व्यक्ति मशीन में वोट डालता है तो अब एक नया सिस्टम साथ में ईजाद हो गया है, वो है VVPAT मशीन। यानी कि जिस भी आपने व्यक्ति को मत दिया, उस मत की एक पर्ची VVPAT मशीन में कट के गिर जाती है। यानी कि आपका जो मत है वो सिर्फ मशीन के अंदर ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक पेपर ट्रेल भी तैयार हो जाती है। और जितने भी बूथ हैं आपकी विधानसभा में, उसमें से 5 बूथों को रैंडमली सेलेक्ट करके VVPAT की पर्चियाँ भी गिनी जाती हैं। फिर उनका जो तुलना है वो मशीन के वोटों से की जाती है। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जो भी मत दे रहा है उसका एक ट्रेल भी मौजूद है, और ट्रेल कभी भी चेक की जा सकती है। तो ऐसे में ये कहना कि मशीन पे गड़बड़ी हो सकती है, ये गलत है। जब मतगणना होती है, मतगणना में कई दौर की मतगणना होती है, तो वो क्या प्रक्रिया होती है? आम आदमी उसे कैसे समझ सकता है? हम जानना चाहते हैं, जनता जानना है कि मतगणना का क्या प्रक्रिया होती है, कैसे रिजल्ट उन तक पहुंचता है? सामान्यतः जब मतगणना होती है तो 2 तरह के मत होते हैं जो लोग करते हैं। एक हो गया डाक मतपत्र, और दूसरा हो गया मशीन के अंदर मत। ये प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होती है। मतगणना में हर रिटर्निंग ऑफिसर, हर विधानसभा के पास 14 टेबल्स लगी होती हैं। उन टेबल्स पे जो इतने भी कैंडिडेट्स हैं उनके एजेंट्स होते हैं। उसके साथ साथ पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए भी टेबल्स लगी होती हैं। उन टेबल्स में भी जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं वो अपने एजेंट्स रखते हैं। और जैसे 8 बजता है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ होती है। पोस्टल बैलेट की गणना के प्रारंभ होने के साथ साथ के आधे घंटे पश्चात EVMs की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये काउंटिंग EVMs की राउंड वाइज होती है, यानी कि 14 टेबलों पे एक बार मशीन आई, उनकी गणना की गई, उसके बाद फिर दोबारा सेकेंड राउंड की मशीन्स आती हैं। और पोस्टल बैलेट की जब तक काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक EVM की मशीन का लास्ट राउंड कंप्लीट नहीं होता है। और जैसे जैसे ये राउंड वाइज गिनती होती है तो इलेक्शन कमीशन का एक सॉफ्टवेयर है इनकोर, उसमें डाटा एंट्री की जाती है, और डाटा एंट्री के पश्चात ये रिज़ल्ट RO भी डिक्लेयर करता है अपने विधानसभा क्षेत्र में राउंड वार। और जब फाइनल हो जाता है पोस्टल बैलेट की गणना और मशीन की गणना, उनके वोट्स को जोड़ने के बाद वो फाइनली एक केंद्र सरकार से, इलेक्शन कमीशन से एक ऑब्जर्वर आते हैं, उनकी मौजूदगी में वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं। पंत जी, आज का जो नौजवान है वो सिविल सर्विस की तरफ काफ़ी आकर्षित है और उसे एक ग्लैमरस जॉब लगता है। तो जो बच्चे सिविल सर्विस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या होना चाहिए? क्या टारगेट फिक्स करके उन्हें तैयारी करनी चाहिए? उसके लिए क्या रास्ते, क्या ऑप्शंस हैं? सिविल सेवा में आने का सबसे जो आसान तरीका है वो है लोक सेवा आयोग के थ्रू परीक्षा देकर।
और इसमें उसके जो अपने सब्जेक्ट जो विषय पढ़े हैं उसमें उसको महारत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको उसके विषय पे महारत हासिल होगी तो वो सिविल सर्विसेज परीक्षा बड़ी आसानी से क्लियर कर लेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात, क्योंकि ये सबसे अच्छी सेवा मानी जाती है तो इसके लिए एक जज्बा, एक पैशन होना चाहिए, न सिर्फ कंपटीशन देते समय, जब वरन पूरे सेवा के दौरान, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक उसको एक जज्बे से, एक पैशन से, एक मतलब बहुत अच्छी तरह से उसको लोगों की सेवा करनी चाहिए। चुनाव से अलग बात करते हैं तो यहाँ कहा जाता है खनन माफिया हो, फिश माफिया हो, विभिन्न तरीके रोड माफिया हो, तो ये माफियाओं से सराबोर ज़िला है। तो लेकिन जब से आप ज़िलाधिकारी के तौर पर यहाँ हैं तो यहाँ ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, या माफियाओं ने ज़िला छोड़ दिया है? सामान्यतः जो ये अवैध गतिविधियाँ करते हैं इनको भी पता होता है कि कब ये गतिविधियाँ करनी है और कब नहीं करनी है, और जैसे ही निर्वाचन आता है या प्रशासन द्वारा सख्ती की जाती है तो ये लोग अपनी अवैध गतिविधियाँ बंद कर देते हैं, और जब इन्हें मौका लगता है तब करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नियम कायदे कानून बने हुए हैं, उनका अनुपालन करा के इन पे नियंत्रण भी रखा जाता है। परंतु ये जनपद संवेदनशील इसलिए भी है कि ये पोरस बॉर्डर इसका कुछ यूपी के जनपदों से लगता हुआ है, और अपराधी कई बार वहाँ अपराध करके यहाँ आ जाता है या यहाँ कोई गतिविधि करके वहाँ चला जाता है, परंतु बॉर्डर्स पे चेक पोस्ट, सीसीटीवी सिस्टम लगा के उन पे प्रभावी नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कहीं से अपराध करके यहाँ आके वो अपनी शरण न पाले और छुप न जाए ऐसे क्षेत्रों में। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए आपके क्या क्या प्रयास रहे अभी तक? उधम सिंह नगर क्योंकि पॉपुलस जनपद है, यहाँ पे लोग एक्टिव हैं, फिजिकली वेल बिल्ट लोग भी हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टेडियम्स हैं जहाँ पे हम लोग खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, ताकि लोगों को वो वैसा माहौल मिल सके जिसमें वो तैयारी कर सकें और अच्छी तरह से कम्पीट कर सकें। तो अभी शुरुआत है, धीमे धीमे हम प्रयास कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारी हर तहसील में मौजूद हो। किसी भी डीएम के लिए एक बड़ी चुनौती होता है कि जिस ज़िले में वो डीएम है कि वो एट्रैक्टिव सिटी हो। उधम सिंह नगर अभी तक ग्लैमरस लुक नहीं ले पाया है, और कहीं पर भी आप उधम सिंह नगर में जाते हैं सिवाय काशीपुर के, तो ये जनपद मुख्यालय के विकास को लेकर क्या विज़न है आपका? अभी क्योंकि रुद्रपुर के लिए मास्टर प्लान तैयार हो रहा है और कुछ सड़कों का भी निर्माण यहाँ पे हुआ है। इस शहर की खास बात है कि ये दो नेशनल हाईवेज इस शहर से गुजरते हैं। नेशनल हाईवेज के गुजरने से यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन है, और एक और विषय है कि ये गवर्नमेंट लैंड पे बसा हुआ शहर है, नजूल की ज़मीन है यहाँ पे, तो जो नियोजित विकास जिस तरह से होना था उस तरह से नहीं हो पाया, परंतु नए मास्टर प्लान के आने की वजह से और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम इस शहर का थोड़ा सा सुधार करके कायाकल्प कर सकते हैं। और ये क्योंकि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, जैसे ही आप यूपी क्रॉस करके रामपुर क्रॉस करके इधर को आते हैं तो ये गेटवे की तरह है। तो हमारा प्रयास होगा कि गेटवे वास्तव में गेटवे की तरह हो, जैसे ही आप इस राज्य में प्रवेश करें तो एक परिवर्तन आपको महसूस हो। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई महत्वपूर्ण संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। 10 तारीख को नई सरकार का जादुई बक्सा खुलने वाला है, नई सरकार राज्य में कमान संभालेगी, ऐसे में लोगों को क्या क्या दिशा निर्देश आप देना चाहें दर्शकों से रूबरू? मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध होगा, हालांकि 10 मार्च को मतगणना के रिजल्ट आने हैं, परंतु सरकार विभिन्न समय समय पर दिशा निर्देश जारी करती है, गाइडलाइंस जारी करती है, तो सभी निवासियों को इन गाइडलाइंस को गंभीरता से लेना चाहिए और अक्षरश उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वो गाइडलाइंस हमारी सैनिटेशन से संबंधित हो, चाहे वो गाइडलाइंस हमारी स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे वो ODF की हो, चाहे इम्यूनाइजेशन की हो, चाहे वैक्सीनेशन की हो, चाहे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हो। तो मेरा अनुरोध होगा, जब भी गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन जारी करे, व्यक्ति इसको गंभीरता से लें, इसका अनुपालन करें, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित है तभी देश सुरक्षित है, और जब देश सुरक्षित है तभी समाज का और देश का विकास संभव है। धन्यवाद।
तो आपने हमें इतना वक्त दिया। तो आप थे जिलाधिकारी उधम सिंह नगर श्री युगल किशोर पंत, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से आम लोगों में लोकप्रियता हासिल करने के कई कारणों को खुद रूबरू कराया। कितने सौम्य और कितने मृदुभाषी होने के साथ साथ में कड़क प्रशासक हैं, इसका उदाहरण उधम सिंह नगर ने चुनाव के दौरान दिया कि जहां पर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि रुद्रपुर और उधम सिंह नगर में कई जगह दंगा होगा, बवाल होगा और यहाँ पे मारकाट मचेगी, लेकिन युगल किशोर पंत जी के कुशल नेतृत्व ने, उनकी सूझबूझ ने न केवल शांतिपूर्ण मतदान को अंजाम दिया, बल्कि 10 तारीख की मतगणना में भी किस तरीके से शांति बनाए रखने में आपने अहम तैयारियां की हैं वो भी आपने जाना। और जो बच्चे सिविल सर्विस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनका भी मार्गदर्शन किया। और सीधे तौर पे डीएम साहब ने कहा है कि जिसकी कोई नहीं सुनता, डीएम दरबार में 1 घंटा सिर्फ ऐसे ही लोगों के लिए आपने निर्धारित किया हुआ है। किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, सीधे डीएम साहब से आके बात करें, उनकी सबकी सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।